ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक तुम्हारी कुछ डिलीटेड थी, 10th में कुछ पोर्शंस डिलीटेड थे ना? हमसे क्वानिफिकेशन नहीं किया था ऑर्गेनिक में, सब डिलीटेड था। तो इट मींस आपको 11th में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नोमेनक्लेचर आता है ना बेसिक, चल कोई बात नहीं, बाकी चीजें तो वैसे भी 12th में 11 12th में दोबारा कराते हैं। एक बार 12th के बच्चे से पूछ लेना 12th की ऑर्गेनिक क्या है, अगर 11th में नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, तो 11th का बिल्कुल बेस है, और अगर 11th अच्छे से नहीं आती तो 12th में तो पता नहीं आपको कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी होगा बेटर है क्लास में आके अटेंड कर लेना जिन बच्चों की टर्न है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा क्रूशियल है, और जो खासकर एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं तो सीबीएसई तो उसके हिसाब से बच्चों वाली है। ठीक है, एंट्रेंस में तो बहुत ज्यादा हाई लेवल की ऑर्गेनिक होती है। तो प्लीज आज तो हाइड्रोजन इजी है, भी खत्म हो जाएगा। कल कहाँ तक कर लिया था हाइड्रोजन? रिएक्शन विद मेटल्स, ओके मैम रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, ओके। मेटल्स के साथ शुरू करना था। कितने बच्चे आए ऑफलाइन में? 1 2 3 4 5। ऑनलाइन में मैं एक बार अटेंडेंस लेके फिर स्टार्ट कर रही हूँ। मैम हाइड्रोजन में से बुक में से जितना आ रहा है एक बार बता दीजिए। हाँ भी बता रही हूँ, बस एक बार मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, जल्दी जल्दी बोलो। आकांक्षा, मैम, आरव ग्रेवाल, आरव शर्मा, आरव ग्रेवाल की प्रेजेंट नहीं आई मेरे पास। अग्नीश, ऐश्वर्या, अरुमिता, प्रेजेंट मैम, अरुमिता, आर्यन, अरुमिता के आर्यन, आयुष, भव्य भारद्वाज, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, भव्य भारद्वाज, भव्य मिश्रा, दमन, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, ऋषिता, गौतम कक्कर, गौतम कुमार, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, हिमांशु, लक्ष्य, लिनोय, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, मानव, शिवांश, सिद्धार्थ। प्रेजेंट मैम। बेटा बातें कम करो जो आए हैं। Okay, case of hydrogen, the deleted portion is from topic number 5.6.5, 9.6.5 hard and soft water, 9.6.5 जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर करनी है उसके बाद से डिलीटेड है। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर आगे सारा डिलीटेड है, परमानेंट हार्डनेस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सब कुछ डिलीटेड है। बस लास्ट टॉपिक करना है, उसके बाद 9.9 डाई हाइड्रोजन एज फ्यूल, लास्ट टॉपिक करना है डाई हाइड्रोजन एज फ्यूल। तो ये सारे टॉपिक्स इससे पहले आपके डिलीटेड है, टॉपिक नंबर 9.8 इंक्लूडिंग। क्या चीज 12th में भी यूज नहीं है, 12th में यूज होता तो ऑब्वियसली तुम्हें कराया जाता भी। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी हैव डन वाज द रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नाइट्रोजन हो गया था, वी वर डूइंग द रिएक्शन विद मेटल्स। व्हाट वी वर डूइंग वाज द रिएक्शन विद मेटल्स। Now when we are taking a metal like sodium and it is reacting with hydrogen, what we are getting is sodium hydride. So these type of compounds, what is the oxidation state of hydrogen here? Metal Mine. होगी ना +1, हाइड्रोजन की क्या होगी -1। -1, These type of compound जहाँ पर हाइड्रोजन in -1 oxidation state, hydrogen in -1 oxidation state, these are called as hydrides. So hydrides means hydrogen in -1 oxidation state. ठीक है, तो if I am taking similarly is calcium plus hydrogen, calcium की होगी +2, हाइड्रोजन की होगी -1, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो formula will be CaH2. So this compound is called as calcium hydride.
Okay. Next, chemical properties, reaction with metal ions. Reaction with metal ions, oblique compounds. Achha, what is a displacement reaction? What is the meaning of a displacement reaction? A more reactive element displaces less reactive element from its aqueous solution. Yes, a more reactive element displaces a less reactive element. अच्छा, हाइड्रोजन, अगर सपोज मैंने हाइड्रोजन को ले लिया कॉपर ऑक्साइड के साथ, कैन हाइड्रोजन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? No, ma'am. More reactive. So which is more reactive? Hydrogen. हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा है. Yes, ma'am. तो हाइड्रोजन ऊपर होते हैं, उसके बाद नीचे होते हैं. मींस हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव. तो जो भी चीज ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगी. तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? H2. कॉपर हट जाएगा. तो व्हाट वी आर गेटिंग इज वाटर प्लस कॉपर. ओके. Next reaction, if I am taking is hydrogen, palladium ion, which is more reactive? Palladium ion means it can be PdCl2. Ions reaction heading क्या देते हैं? Reaction with metal ions or compounds. अगर मैं पैलेडियम का क्लोराइड ले रही तो पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2. Which is more reactive? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन आते हैं, फिर कॉपर आते हैं, फिर सिल्वर आते हैं, फिर गोल्ड आते हैं, नीचे आपके आते हैं पैलेडियम एंड प्लेटिनम. इनको नोबल मेटल्स बोलते हैं. दे आर वेरी लेस रिएक्टिव. पूरे अभी भी याद नहीं करनी, जितनी 11th तक की थी, 9th 10th में की थी, 2-4 और याद कर लो. ठीक है. अच्छा, क्या होगा? इट मींस हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस पैलेडियम. तो क्या बनेगा? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम क्लोराइड, क्या प्रोडक्ट बनेगा? पैलेडियम अलग आ गया. मैम हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस पैलेडियम. ठीक है. अब अगर मैंने इसको आयनिक फॉर्म में दिया आपको, अगर मैंने क्वेश्चन ये दिया हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम 2+, तो क्या होगा? पैलेडियम आयन. तो पैलेडियम तो बाहर आ गया, हाइड्रोजन इज डिस्प्लेसिंग पैलेडियम, और हाइड्रोजन से क्या बन गया? H+ आयंस. हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो H+ बन गया, और पैलेडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन करके पैलेडियम बना लिया. तो ये आपकी आयनिक फॉर्म होती है. ठीक है. अच्छा, ये एक और बता दो, क्योंकि आयनिक फॉर्म में मुझे लग रहा है अभी बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है. इफ आई एम टेकिंग इज मैम कैमरा थोड़ा सा साइड कर दो. मैम एनसीईआरटी में मैम प्लेडियम में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उसमें ओनली बस एज अ एलिमेंट है प्लेडियम. पैलेडियम क्यों, क्या दिया हुआ है? मैंने भी तो यही कराया बेटा, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. मैंने नीचे एक्स्ट्रा कराया ना आपको, ये एनसीईआरटी में गिवन है. मैम आपने प्लेडियम पे पॉजिटिव चार्ज, मैम आपने प्लेडियम पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, फिर कोई और साइन है? ये तो प्लस है. दिस इज प्लस. पैलेडियम प्लस H+, 2H+. ठीक है. Okay. Now, if I am taking is hydrogen plus Ag+, which is more reactive? Hydrogen. So hydrogen electrons lose करेगा. So what we are getting is H+. What we are getting is H+, and Ag+ will gain electron. So Ag. कितने हाइड्रोजन थे? 2. Is it okay? Yes. हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. एक हाइड्रोजन का 0 से किस में कन्वर्ट हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर. एक हाइड्रोजन का था 0 से कन्वर्ट हुआ +1. तो फॉर 1 हाइड्रोजन जो चेंज था 1 इलेक्ट्रॉन का था, तो 2 हाइड्रोजन के लिए चेंज हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का. एक मिनट, अब विजिबल है.
Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब यहाँ पर एक Ag प्लस ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इंटू 2। तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द बैलेंसिंग। हमने बैलेंसिंग की थी ना, तो आई एम बैलेंसिंग द आयनिक इक्वेशन इन दिस फॉर्म। आयनिक इक्वेशन थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगती है बैलेंस करना, लेकिन ट्रिक वही है अगर आप इसको रिडॉक्स की टर्म्स में जाके, हाँ आपको रिडॉक्स बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इनकी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Reaction with organic compounds. अभी थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ, इसमें कुछ पोर्शन आपका 10th का था। फर्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। थोड़ा सा करा रही हूँ, बाकी बार अभी पूरी ऑर्गेनिक हम करेंगे। हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। व्हाट आर एल्कीन्स तो मालूम होगा क्या होते हैं? Double bonded organic compounds. हम सीधे Yes, alkenes are double bonded organic compounds. कुछ किया था ना 10th में, एल्कीन्स तो पढ़ा ही होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एथीन। अब Yes, हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे आपको मालूम है कि जो फर्स्ट बॉन्ड होते हैं सिग्मा होते हैं, एक बॉन्ड होता है पाई। डबल बॉन्ड का मतलब बताया था आपको, एक होते हैं सिग्मा, एक होता है पाई। पाई बॉन्ड वीक होते हैं, तो पाई बॉन्ड मेरा ब्रेक हो गया, तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड मेरा ब्रेक हो गया, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लग गया। अब मेरा क्या बचा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यही होगा ना। दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो 4 का क्या मतलब है? एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया और एक इधर ऐड हो गया। So what I am getting is CH3CH3, which is called as ethane. Is it okay? Now Yes. if I am taking suppose this compound, अभी सिंपल करा रही हूँ क्योंकि उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक अभी हमने करनी ही है, प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए व्हाट आई एम टेकिंग इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज आइदर पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल। तो इस रिएक्शन को मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलती हूँ। The same reaction is called as catalytic hydrogenation. It means addition of hydrogen in the presence of a catalyst. So if I am taking this compound and in the presence of nickel, this is 3 Ma'am, lower carbon part of atoms. board is not visible. Yes, ma'am. कौन Yes. सा part? हम अच्छा, लोग एक मैम जहाँ पे part- आप अभी लिख रहे हो वो पार्ट विजिबल नहीं है। एक मिनट, कैमरा पीछे कर लो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बोर्ड इज विजिबल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब मैंने क्या लिया? प्रोपीन। 3 कार्बन एटम्स वाले को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। अब मैंने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, क्या होगा? ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया, एक इसके साथ। लिखो अपने आप, राइट इन योर कॉपीज। तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. So what I am getting is propane. Propane means 3 carbon atoms. शेयर कॉपी है, शेयर कॉपीज बना लो बेटा। आप तो तुम्हारे शेयर नहीं कर रहे हो। क्लास का काम क्लास में लिखा करो, फेयर है? रफ है, फेयर बना लेना। नेक्स्ट टाइम से बेटा जो भी आएंगे, जो कल आएंगे या जो अब आ रहे हैं, फेयर कॉपीज लेकर आओगे। क्या मैम? ओके, तो सेकेंड रिएक्शन इज हमारा था रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट हमने किया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नाउ द सेकंड रिएक्शन इन दिस वन इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन।
हाँ जी, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स। अच्छा, ओलिफिन्स किसको बोलते हैं? ओलिफिन्स आर द अनदर नेम ऑफ एल्कीन्स, क्योंकि जो आपके ओलिफिन्स मींस ऑयल, ऑयल क्या कौन से कंपाउंड्स होते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑयल्स। आपको मालूम है 10th में था एक टॉपिक सैचुरेटेड फैट एंड सैचुरेटेड ऑयल। ठीक है, लेकिन जो लेकिन जो ऑयल होते हैं वेजिटेबल वो होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मींस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ओलिफिन्स मींस एल्कीन्स। ओलिफिन्स कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है वो कंपाउंड जिसमें आपको होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑल द कंपाउंड, देखो ऑर्गेनिक साथ स्टार्ट हो गई है, all the compounds whichever double or triple bond are unsaturated। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन एंड फॉर्माइल ग्रुप बता देती हूँ। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्माइल ग्रुप। जैसे हाइड्रोजनेशन बताया था ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्माइल ग्रुप। So if we are taking is the olefin means alkenes, and we are adding is hydrogen in the presence of carbon monoxide. What we are adding is hydrogen in the presence of carbon monoxide. So what we are getting is, यहाँ पर दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, ठीक है, तो what we are getting is CH3, CH2, CHO. So this group CHO group is called as formyl group. जो CHO ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। CHO ग्रुप को हम कॉमनली बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन मींस एक हाइड्रोजन ऐड हुआ और एक आपका ऐड हो गया CHO। इज इट ओके? फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं CHO ग्रुप को। एल्डिहाइड्स करोगे सारा ऑर्गेनिक में, आज या कल से स्टार्ट हो जाएगा। मैम नेक्स्ट आता है यूज एल्काइंस भी हुए ना? किसमें? ओलिफिन्स एल्काइंस नहीं हुए? ओलिफिन्स आर द जनरल नेम ऑफ एल्कीन्स। अनसैचुरेटेड में दोनों आ जाते हैं, लेकिन जो आपके ओलिफिन्स होते हैं दे आर द जनरल नेम ऑफ एल्कीन्स। जैसे एल्केन्स को अगर आपने पढ़ा होगा पैराफिन्स बोलते थे। हाँ, CHO इसको एल्डिहाइड नहीं मालूम बेटा। ये ग्रुप जो होते हैं इसको हम बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप। इस ग्रुप को मैं एल्डिहाइड ग्रुप भी बोलती हूँ या मैं फॉर्माइल ग्रुप भी बोलती हूँ। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर एक आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ गया CHO। एक साइड हाइड्रोजन आया और एक साइड फॉर्माइल ग्रुप आया। दो हाइड्रोजन थे ना, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक इसके साथ ऐड हो गया CHO। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। यूजेस मैं ऐसे बता रही हूँ, लिखवा नहीं रही हूँ। You can see from your NCERT books. First, it is used in the synthesis of ammonia, which is used in the fertilizer industry and nitric acid preparation. It is used to convert, it is used in the manufacture of vanaspati fat by the hydrogenation of polyunsaturated vegetable oils. जैसे आपको पहले वाला रिएक्शन बताया था, वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं? एल्कीन्स। अगर मैं उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दूंगी तो हमारा क्या बन गया? एल्केन। एल्केन्स क्या होते हैं? फैट्स, और एल्कीन्स क्या होते हैं? ऑयल्स। तो इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑयल इनटू फैट। थर्ड रिएक्शन, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक मीथेनॉल। तो ये एक रिएक्शन दिया हुआ है आपको, लिखवाओ या एनसीईआरटी में टिक कर लो। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स मीथेनॉल। It is used in the synthesis of metal hydrides. It is used in the preparation of hydrogen chloride. अच्छा, next use important है। It is used in oxyhydrogen torches. जो आपके वेल्डिंग पर्पसेस होते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं ना मेटल्स की, उसमें हम जनरली क्या लेते हैं? एसिटाइलिन गैस।
एसिटाइलिन गैस या तो आप हाइड्रोजन लेते हो, ठीक है, हम यही करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया वो एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस में यूज होता है। बस यूज याद कर लो कि जो वेल्डिंग पर्पज के लिए होते हैं वहां पे बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और हाइड्रोजन इज अ हाईली कंबस्टिबल गैस, तो हाइड्रोजन का हम फ्यूल एज अ बर्न करते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होते हैं जिससे कोई भी मेटल वेल्ड हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन स्पेस रिसर्च, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, पर्टिकुलरली जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं उसमें हाइड्रोजन हैज बीन ट्राइड एज अ फ्यूल। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द फ्यूल सेल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपका रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, अभी तक कोई प्योर हाइड्रोजन पे व्हीकल नहीं किया है हमने, क्योंकि हाइड्रोजन की इतनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि इसको बहुत कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे ना, लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, साथ साथ करा दो वो टॉपिक, है ना। लास्ट टॉपिक है ना आपका चैप्टर का, डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। अब इसमें जिनके पास एनसीईआरटी है वो अंडरलाइन कर लो, बाकी बच्चे केवल समझो। Just a minute, ma'am. हाँ, एनसीईआरटी खोल लो बेटा, बेटर टू ओपन योर एनसीईआरटीज Yes, ma'am. इन द केस ऑफ डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, क्योंकि अदरवाइज तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा ये टॉपिक। डाई हाइड्रोजन रिलीजेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑन कंबशन। नेक्स्ट, the data on the energy released by the combustion of fuels like dihydrogen, my पास भी नहीं है book, methane, LPG, etc. The data on the energy released by the combustion of fuels like dihydrogen, methane, etc. are compared. ठीक है, अब नीचे देखो आपको टेबल दे रखी है, टेबल में देखो जो हाइड्रोजन का अगर मैं 1 मोल हीट करूंगी तो एनर्जी रिलीज कितनी होती है 286, लेकिन एलपीजी में होती है 2220, या पर ग्राम देखो तो ज्यादा इजी होगा, पर ग्राम में देखो हाइड्रोजन की एनर्जी रिलीज हो रही है 143, एलपीजी में हो रही है 50, मीथेन में हो रही है 53, बाकी सब में कम हो रही है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ Ma'am, please repeat what you have. है टेबल नंबर 9.2 क्या चाहिए। मैम वॉइस लैग कर रही है आपके बीच बीच में। वॉइस लैग हो रही है अभी भी। मैम अभी ठीक है, तो पहले जब टेबल में रहे थे ना, उसके लग रहे थे एक वैल्यू से जब आपने बोला था तब हो गया था। यस मैम। चलो अब समझ आ रही है ना ठीक से। यस मैम, अब ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन का 1 ग्राम बर्न कर रही हूँ तो आई गेट 143 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। तो हाइड्रोजन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। अभी आगे वॉइस लैग हो रही है मैम थोड़ी सी। इसको कैसे करो, ऐसे बोल दे। अब देखो अब ठीक आ रही है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा तो मैं लेट मी गो नियर द फोन ओनली, कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैम अब ठीक है। So from the table it is clear that for mass basis dihydrogen can release more energy than petrol, about 3 times। और उसके अलावा एक बेनिफिट है कि हाइड्रोजन आपका क्लीन फ्यूल है, हाइड्रोजन के अंदर कोई भी केवल वाटर बर्न करेंगे तो वाटर ही प्रोड्यूस होगा ना, कोई भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो pollutants in the combustion of dihydrogen will be less than petrol. The only pollutants will be oxides of dinitrogen, क्योंकि कई बार नाइट्रोजन जो होता है it is present as a impurity in hydrogen gas, प्योर हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना डिफिकल्ट होता है। This of course can be minimized by injecting a small amount, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, water into the cylinder, ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए सिलेंडर चाहिए होते हैं वो एक स्पेशल सिलेंडर चाहिए, और उस सिलेंडर का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। The mass of the containers in which hydrogen will be kept must be taken into consideration. A cylinder of compressed dihydrogen, it weighs about 30 times as a tank of petrol.
तो इट मींस हाइड्रोजन को स्टोर करना डिफिकल्ट है, ठीक है। सेकेंड डिसएडवांटेज है, हाइड्रोजन को हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 20 केल्विन। तो हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है -273 केल्विन होता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो 20 केल्विन का क्या मतलब है? -253 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट वी नीड इज अ वेरी लो टेम्परेचर। लेकिन वो भी मतलब फिर भी हमें इतना रफली टेम्परेचर चाहिए एट हाई प्रेशर आल्सो। उसके लिए इसके लिए हमें कुछ स्पेशल टैंक्स चाहिए, इंसुलेटेड टैंक्स, जिसमें हमारे एक्सपेंसिव मेटल्स यूज होते हैं, लाइक सोडियम, निकल, टाइटेनियम यूज होता है। तो ये जो एलॉयज है हमारे, ये बहुत एक्सपेंसिव एलॉयज है। निकल, टाइटेनियम, दे आर वेरी एक्सपेंसिव मेटल्स। तो इसको स्टोर करना एक प्रॉब्लम है। तो आपकी दो पर्टिकुलर लिमिटेशंस है। फर्स्ट थिंग कि उसका जो सिलेंडर का वेट बहुत ज्यादा है। सेकंड, हमें स्पेशल मेटल के एलॉयज के टैंक चाहिए विच आर वेरी एक्सपेंसिव। आगे देखो, इन दिस व्यू हाइड्रोजन इकोनॉमी इज एन ऑल्टरनेटिव. It means that the transportation and storage of energy in the form of liquid or gaseous hydrogen. तो उसमें हम टैंक की जगह we try the pipelines also. ठीक है, इसमें है कि एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। एनर्जी को हाइड्रोजन को बर्न करके नहीं करें, हम हाइड्रोजन को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक बार अगर सिलेंडर बन गया तो उसकी तो बहुत लंबी लाइफ है। एक बार एक्सपेंस होगा फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सिलेंडर, लेकिन उसके बाद तो एक्सपेंसेस कम होते जाएंगे। ठीक है, A pilot project using hydrogen as a fuel was launched in October 2005 for running automobiles. इसमें हमने हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ मिक्स किया। तो बस यही है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करें, वापस जा रहे हैं हम। कुछ भी नहीं करना, बस याद करना है कि जो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, बस। गैसेस में भी लिक्विड में भी ऑलमोस्ट सेम है, वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज, केवल पॉइंट ध्यान रखना है, हाइड्रोजन एज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हाइड्राइड्स। नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्राइड्स। Now there are 3 type of hydrides. Hydrides, all of you know, I have told you, hydrogen in the -1 oxidation state. All these compounds are called as hydrides. Okay, now hydrides are of 3 types. These are of 3 types. First one, ionic hydride. अच्छा, हाइड्राइड्स को हम ये भी बोल सकते हैं, we can simply say these are the compounds of hydrogen. कई बार हाइड्रोजन -1 में नहीं भी होता, बट स्टिल वी कॉल देम हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स को तो मैं जनरल लेमन लैंग्वेज में लिखूंगी, आई विल राइट दीज एज द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्राइड्स। हाँ, जैसे हैलोजन के कंपाउंड्स को हैलाइड बोलते हैं, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स बोलते हैं, तो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ देम इज आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड का एग्जांपल है NaH। आयनिक मींस calcium hydride. So ionic hydrides means compounds of hydrogen with highly electropositive metals, highly reactive या electropositive metals. ठीक है, hydrides are the compounds of hydrogen with highly electropositive metals. और इस केस में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -1. अच्छा, if I am taking a sodium hydride molten form में, will it conduct electricity? हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, will sodium hydride conduct electricity? Yes or no? Yes, ma'am. In the molten form, it converts into Na plus and H minus. Ions में split हो गया. And electric means अगर कोई भी चीज movement of ions. अच्छा, अगर मैं इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही हूँ, तो एनोड और कैथोड ले रहे हैं, एनोड पे कौन से आयंस जाएंगे?
हाइड्रोजन What will be the एनोड पे जाएंगे H माइनस, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन Yes. मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड, तो लॉस कौन करेगा H माइनस, and if I am taking 2 H minus they will lose 2 electrons to form hydrogen gas, और कैथोड पे जाएगा सोडियम आयन where they are gaining electron to form sodium metal. So these are the products obtained by hydrolysis of by passing electricity. ये आयनिक है ना, ऑल दीज आर आयनिक कंपाउंड्स. अच्छा, आयनिक हाइड्राइड्स को हम एक और नाम भी बोलते हैं सेलाइन हाइड्राइड्स. सेलाइन किसको बोलते हैं? नमक के पानी को. ठीक है, नमक मींस सॉल्ट्स. सेलाइन हाइड्राइड्स दे आर आयनिक कंपाउंड्स. नाउ इफ दे आर एक रिएक्शन बेस, डाउट है किसी को? ओके, एक रिएक्शन भी है. इफ आई एम टेकिंग ए सोडियम हाइड्राइड and through this sodium hydride I am adding is water. So what we are going to get is sodium hydroxide plus hydrogen gas reaction with water. If I am taking is sodium hydride and I am adding water to it, what we are getting is sodium hydroxide plus hydrogen gas. कुछ equations हैं वो अलग से हैं. Okay. Now another thing is that इसके कुछ और रिएक्शंस ही हैं बाकी आयनिक हाइड्राइड्स के. इफ आई एम टेकिंग इज लिथियम हाइड्राइड, जैसे लिथियम हाइड्राइड एंड आई एम रिएक्टिंग इट विद AlCl3, 2AlCl3. एक्चुअली में जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये आप आगे पढ़ोगे पी ब्लॉक में. डाइमर मींस दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं. तो आइदर आई कैन राइट इज 2AlCl3 और एक्चुअली में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Al2Cl6. दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए ना, तो एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2. क्लोरीन कितने हो गए? 6. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज अनदर कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस लिथियम क्लोराइड. अब ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, बता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहले बैलेंस कर लो इक्वेशन को. यहाँ पर हो गए 6, 8. आई थिंक द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. अब ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, आप आगे पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है. इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, सो दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. Lithium aluminum hydride is a good reducing agent. ये questions आपको product पूछ सकते हैं. What are the products obtained? Another example is if I am taking is lithium hydride and I am reacting it with B2S6. B2S6 को बोलते हैं diborane. What we are getting is lithium borohydride. Lithium hydride plus diborane, what I am getting is lithium borohydride. All these are the good reducing agents. This compound is called a lithium borohydride. ठीक है, और both of these are the good reducing agents. Ionic hydrides हो गए. Hydrides important topic है जिस पे number of questions can be asked. So, diborane. ये आप अभी सारा ना आगे करोगे केमिस्ट्री में. Okay, next type of hydrides are called as covalent hydrides. Ionic hydrides means they are ionic solid, they are crystalline, they conduct electricity, they have high melting and boiling points. ठीक है, ionic hydrides have high melting and boiling points. Now next is covalent hydrides.
In the case of covalent hydrides, एग्जाम्पल है मीथेन, जो भी आपके हाइड्रोकार्बन है, जब भी हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल है ना, तो कोवलेंट हाइड्राइड्स मींस हाइड्रोजन विद अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन विद अ नॉन मेटल। तो कोवलेंट हाइड्राइड्स के एग्जांपल है CH4, वाटर भी कोवलेंट है, अमोनिया, ऑल दीज आर कोवलेंट हाइड्राइड्स। और यहाँ पर व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन हियर, +1, +1। तभी मैंने कहा था कि जनरल हम हाइड्राइड्स का मतलब हम जनरली ले लेते हैं कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, अब इसको रीड कर देती हूँ। दीज आर द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बता दिया, दीज आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का क्या मतलब है, volatile means they convert into vapors, volatile means vapors। अमोनिया क्या होती है, गैस होती है, वाटर भी रूम टेम्परेचर पे वेपराइज होने लग जाता है, अगर थोड़ा सा वाटर में रूम पे डाल दूं कि अपना वेपर से कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ऑल दीज आर वोलेटाइल कंपाउंड्स। अनदर थिंग इज दैट these are of the covalent hydrides, volatile है लेकिन हाइड्राइड नहीं है, ठीक है। कोवलेंट हाइड्राइड्स can be classified as, फर्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा। कोवलेंट हाइड्राइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मींस कंप्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन सेंट्रल एटम। अच्छा, ऊपर वालों में से बताओ कौन से होंगे आपके कोवलेंट हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज? CH4 CH4। H2 CH4 में क्या है आपका, कार्बन के पास 4 है, 4 बॉन्ड्स बन गए, ठीक है। सो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज यू कैन राइट द एग्जांपल्स। व्हाट वी हैव गॉट आर द मीथेन, और SiH4 भी है, H2O भी है। वाटर नहीं है, वाटर मैम बता क्यों नहीं है, ऑक्सीजन के पूरे तो हो जाते हैं, ऑक्सीजन के पूरे हो जाते हैं, बट इट इज कॉल्ड एज, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का इसमें कोई डेफिनेशन दे रखी है, they have the required number of electrons and generally they are tetrahedral geometry। CH4 की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसमें इसका मतलब होता है कि there is no lone pair, इनके पास लोन पेयर नहीं होता, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन मींस रिच मींस दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, लोन पेयर, ओके। जिसके पास लोन पेयर होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है लोन पेयर के फॉर्म में, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। जैसे वाटर, वाटर में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, वैसे तो बेंट होता है, वाटर हैज अ बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज हैविंग लोन पेयर। अमोनिया भी है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। So all these are electron rich. What about PH3? क्यों? फास्फोरस के पास 5 है, 3 लोन बॉन्ड फॉर्म कर लिए, एक लोन पेयर बचेगा। PH3 में भी एक लोन पेयर है। So all these are electron rich, जिनके पास लोन पेयर है। और ये जनरली कौन फॉर्म कर रहा है? ग्रुप 15, 16, 17 एलिमेंट्स। यस, ग्रुप 15, 16, 17 एलिमेंट। मैं HCl भी तो ले सकती हूँ, HCl भी ले सकती हूँ। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ने बॉन्ड बना लिया। So these electron rich are formed by group 15, 16 and 17 elements
whereas electron precise are formed by group 14 elements. Carbon, silicon, etc. Group 14 elements, they are forming the electron precise, and electron rich are formed by group 15, 16 and 17 elements. कुछ डाउट है बेटा कनक? क्लोरीन के पास कितने होते हैं? क्लोरीन जनरली इसलिए वाटर, अमोनिया, फास्फोर, फॉस्फाइन दिखाते हैं, ठीक है? So these are formed by group 15, 16 and 17 elements. क्या चीज? हाँ, 15, 16 और 17 के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं. इलेक्ट्रॉन रिच आर फॉर्म बाय ग्रुप 15, 16 एंड 17 एलिमेंट. ग्रुप 15 में क्या आ जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. 16 में आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर. अच्छा, इसमें मैं H2S भी ले सकती थी. अब इसमें आपके एमसीक्यू आ सकते हैं. आपको बता क्वेश्चन दे दे, विच ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्म अ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16. ठीक है, तो इनके ऊपर आपके एमसीक्यू के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. 3 तरह के बताए हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. Now these are formed by group 13 elements. अगर फॉर एग्जांपल BH3, AlH3, एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ जी, एल्यूमिनियम या बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3 मैम. 3 बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 मींस 2 and 3. तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 इट इज शेयरिंग विद हाइड्रोजन. तो टोटल कितने हो गए? 8 कैसे हो गए? बोरॉन के पास 3 अपने थे, 3 हाइड्रोजन से, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. यस मैम, 6 कंप्लीट नहीं हुआ ना? यस. एल्यूमिनियम के पास 3 हाइड्रोजन के पास, ठीक है? So they have a incomplete octet. एल्यूमिनियम का भी सेम है. एल्यूमिनियम का 2, 8 and 3. एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड्स बना लिए, तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही तो हुए ना. 4 बॉन्ड्स कंप्लीट तो नहीं बने ना, लोन पेयर है. तो ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो दीज आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप 13 एलिमेंट्स. अच्छा, अगर मैंने ये ले लिया बेरिलियम हाइड्राइड या मैग्नीशियम, ने छोड़ दो, ये लोग से. ओके, नेक्स्ट टाइप आर, बस एनसीईआरटी को ही मैं फॉलो करा रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं ले रही मैं आपको. अच्छा, एक चीज और याद करना कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, दीज एक्ट एज लुईस एसिड. अभी आपने लुईस एसिड नहीं किया, ये आपका इक्विलिब्रियम में था. दीज एक्ट एज लुईस एसिड. Now Lewis acids are those which are short of electrons. आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है. तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, दे एक्ट एज लुईस एसिड. और जो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, दे एक्ट एज लुईस बेस. लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है, दे एक्ट एज लुईस बेस बिकॉज इनके पास लोन पेयर होते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दे एक्ट एज लुईस एसिड. ठीक है, तो मैंने आपको आयनिक हाइड्राइड करा दिया, कोवलेंट करा दिया. नेक्स्ट आर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. लुईस एसिड होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं. एग्जांपल यही दोनों है. AlCl3 भी लुईस एसिड है. मैम मतलब हमारे लिए एसिड और बेसिस की डिफाइन थोड़ी चेंज हो गई है. आई मीन हम एसिड्स तो नहीं कहते हैं ना, जो H+ जो आपने अभी तक एसिड की डेफिनेशन करी थी H+ और OH- वाली, वो गलत नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल. लेकिन एसिड को हम कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जो एसिड्स हैं, लेकिन उनके पास H+ नहीं होता.
जैसे अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया, इसके एग्जांपल है AlCl3. AlCl3 इज अ लुईस एसिड. क्यों है लुईस एसिड? एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, तो एल्यूमिनियम के पास कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हुए ना. तो AlCl3 इज अ लुईस एसिड. तो जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स कम है वो सारे आपके क्या होते हैं? लुईस एसिड. और लुईस बेस क्या होते हैं? जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है. लुईस बेस में आपके आ जाते हैं ये सारे. अमोनिया, अमोनिया इज अ लुईस बेस. तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे पढ़ते जाओगे ना, ये आपके कॉन्सेप्ट बार बार यूज होंगे और आपको क्लियर होते जाएंगे. अभी बस याद करो कि लुईस एसिड होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है. ये सारे तो लुईस बेस हैं. ऑल द इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स हाइड्राइड. HCl तो वैसे एसिडिक तो है ही ना, इसको छोड़ दो ना. जनरली ये एसिड हो जाता है. कोई किसी भी एक डेफिनेशन के हिसाब से एसिडिक है तो एसिडिक हो. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन रिच, जैसे वाटर भी आपका लुईस बेस भी है. एमोनिया हो गया, PH3 हो गया, H2S. मतलब जनरली मैंने बताया. ठीक है. जो आपके इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होते हैं दे आर लुईस बेसिस एंड जनरली दीज आर लुईस एसिड. आप लुईस एसिड बेस इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से पढ़ोगे सारे कॉन्सेप्ट एसिड के. नहीं 11th में ही है, टर्म 2 में है. लेकिन एक्चुअली वो फर्स्ट पार्ट में है. तो पहले ये होता था कि हाइड्रोजन हम बाद में कराते थे, तो तब तुम्हें आता था. अब हमने वो पढ़ा नहीं है. हाइड्रोजन पहले टर्म 1 का सिलेबस तो CBSE ने दिया ना. तो कुछ कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं बस, बाकी तो सारे खो जाएंगे. ओके. अब आपके नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. Interstitial hydrides. Interstitial hydrides. These are also called as non-stoichiometric hydrides. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, we have a question in NCERT that why phosphorus does not form pH5 but form pH3. Please explain this one. अभी रुक जाओ, पहले एक करो. Interstitial hydrides. These are also called as non-stoichiometric hydrides or metallic hydrides. अब इन हाइड्राइड्स की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. These are formed by transition metals. Transition metals क्या होते हैं? Video is off. मैम वीडियो ऑफ हो गई. It is off. Yes, ma'am. कोई बात नहीं, अभी ऑन कर देती हूँ. Okay. These are formed by transition metals, that is group 3 to 12 elements. जब आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो आपको ये बताया था मैंने, जैसे आपको बताया था पोटेशियम कैल्शियम, उसके बाद आ गया था स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम से लेके कॉपर तक, कॉपर और जिंक तक. तो जो ग्रुप, ये ग्रुप था फर्स्ट सेकंड, ये आता था 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. उसके बाद आपके ग्रुप 13 14 आते. तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ट्रांजिशन मेटल्स को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी ब्लॉक में जाता है. दैट इज ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट्स. अब इसके अंदर क्या होते हैं इनका, व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन स्टाइकोमेट्रिक. नॉन स्टाइकोमेट्रिक मींस रेशियो फिक्स नहीं होता. जैसे अगर मैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक को समझने की कोशिश करूं, जैसे अगर मैं सोडियम हाइड्राइड लिखूं तो 1 हाइड्रोजन है 1 सोडियम है, दे आर इन 1:1. कोई भी आपका फ्रैक्शन में तो नहीं है ना, कभी भी हमारा फॉर्मूला फ्रैक्शन में नहीं होता. अगर मैं Al2O3 भी लिख रही हूँ तो इट मींस आपके एल्यूमिनियम 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं 3. तो एक रेशियो है, फ्रैक्शंस में नहीं है. लेकिन अगर मैंने आपका ये कंपाउंड लिख दिया, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रही हूँ, इफ आई एम राइटिंग इट दिस कंपाउंड निकल
What does it mean? If I am writing the formula of the compound as this, what does it mean? अगर मेरा एक निकल है तो हाइड्रोजन क्या होगा 0.6 से 0.7. उसका अमाउंट भी फिक्स नहीं है, 0.6 भी हो सकता है, 0.65 भी हो सकता है, 0.61 भी हो सकता है. ठीक है, यानी इसके अंदर एक पर्टिकुलर रेशियो नहीं है, ये फ्रैक्शंस में चला गया. तो इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, जिसमें एक रेशियो नहीं होता. ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स और भी एग्जांपल्स आपको दे रखे, एक या दो याद कर लो, बस ज्यादा मत करो. जिप्सम वगैरह पढ़ा था ना, इसको कैसे कर सकते हैं 0.6 टू 0.8. नहीं, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेशियो हो गया ना, और इसका अमाउंट भी फिक्स नहीं है. एक्चुअली इनमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है स्पेस. व्हाट इज एटम, क्या होता है, स्फेरिकल होता है. ये अब मैं थोड़ा आगे समझ आ जाएगा. अब जो निकल होता है ना, निकल का साइज बहुत बड़ा है. तो अगर आपके निकल एटम्स है, ये समझा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ये आपके निकल एटम्स है. ठीक है, अब निकल का तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा है. अब हाइड्रोजन तो सबसे छोटा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यस और नो. अब हाइड्रोजन का तो साइज बहुत छोटा है, और हाइड्रोजन का साइज इतना छोटा है कि वो निकल के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा. जो इनके बीच की खाली जगह है ना, इसमें हाइड्रोजन आ गया. आपको जितना मर्जी हाइड्रोजन डाल दो. ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन का अमाउंट फिक्स नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं. मैं ज्यादा हाइड्रोजन भी डाल सकती हूँ, कम भी डाल सकती हूँ. तो इसलिए इनको नॉन स्टाइकोमेट्रिक बोलते हैं. मेन आपका निकल है, निकल के बीच में जो खाली जगह है वहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ये कोई कंपाउंड नहीं बना, रिएक्ट नहीं किया. वो सारे लॉज इसमें वैलिड नहीं है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है. वो तो कंपाउंड्स के लिए थे ना. अब कंपाउंड कंटेन्स एलिमेंट से कंपाउंड नहीं है. ये सिंपली हमने निकल के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, कंपाउंड नहीं बना. कंपाउंड में तो निकल और हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाते हैं, इसमें रिएक्ट नहीं किया. हाँ, जैसे जो आपकी स्टील होती है ना, स्टेनलेस स्टील, उसमें क्या होता है, आयरन के अंदर कार्बन ऐड करते हैं, तो कार्बन कहाँ जाता है, ये जो खाली जगह यहाँ पर कार्बन आता है. तो ये नहीं है कि आप स्टील को बोल रहे आयरन कार्बाइड, नो, इट इज बेसिकली आयरन ओनली, जिसके अंदर कार्बन थोड़ा सा है इन द वेकेंट स्पेसेस. या इनसे आती है प्रॉपर्टीज. चार्जेस भी नहीं है, एटम है, एटम. ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें जितना मर्जी ऐड कर सकते हैं. हमारे फिक्स फॉर्मूला नहीं है. निकल अगर 100 निकल है तो हाइड्रोजन 60 भी ऐड कर सकते हैं, 70 भी ऐड कर सकते हैं, 61 भी, 62 भी. सो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड फॉर्मूला. तो इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. ठीक है, अब ये जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं, अब इनकी एक स्पेशल यूज है. दे आर यूज्ड इन हाइड्रोजन स्टोरेज. दिस हाइड्राइड, अभी हमने किया था ना, हाइड्राइड एज अ फ्यूल आर यूज्ड फॉर हाइड्रोजन. हम कैसे यूज करते हैं, ये देखो, हमने एक सिलेंडर ले लिया. सिलेंडर मेरा बना है निकल का. ठीक है, अब निकल एटम्स प्रेजेंट है ना, निकल के अंदर निकल एटम्स प्रेजेंट है. अब इनके बीच में गैप है, उस गैप में क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन. ऐसे स्टोर नहीं होती हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के लिए सिलेंडर्स इसलिए लेते हैं कि हाइड्रोजन के बीच की गैप के अंदर हो जाती है. उसके बाद हम हाइड्रोजन को रिमूव भी कर सकते हैं. So these are used for storing hydrogen gas. ये अगर मैंने पूरा सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर मेरा निकल का बना हुआ है, उसमें मैंने हाइड्रोजन गैस पास कर दी, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, जो इनके बीच के खाली स्पेस. तभी इतने एक्सपेंसिव होते हैं ना. मैंने आपको बताया था ना कि सिलेंडर यूज फॉर कैरिंग हाइड्रोजन आर वेरी एक्सपेंसिव,
क्योंकि उनके लिए हम ये वाले मेटल्स यूज करते हैं, निकल, पैलेडियम एक्सेट्रा, दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ एडिंग हाइड्रोजन इन देयर वेकेंट स्पेसेस। तो हम उसको फिल कर देते हैं, उसको भेज देते हैं, बाद में उससे हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट तो हुआ ही नहीं ना इनके साथ, ठीक है। हाँ जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन वाले तो पूछे जा रहे हैं अपने डाउट्स। ओके, चैप्टर ओवर। अच्छा, ये एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर देखो, इंटेक्स क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जांपल है 9.2। आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करा रही, सिलेबस नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर भी करा देती हूँ। हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, निकल एंड फ्लोरीन टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट? क्यों? इनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है या लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है? Then the subsequent, नहीं, इसका क्वेश्चन का मतलब है कि अगर मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिया अमोनिया का और pH 3 का, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ पहले, ऑफलाइन वाले तो अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले बताओ। अब थोड़ी देर तुम लोग चुप रहोगे। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अमोनिया का या फॉस्फाइन का? हिंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी, कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तुम लोगों का कि तुम भव्य हो। कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? कितना हुआ टाइम? आने दो, अच्छा टाइम हो गया है। हाँ जी, किसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा? आकांक्षा से यस मैम। NH3 का होगा। अमोनिया का, बिकॉज़ दे कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2S। HF का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू HCl बिकॉज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलो, अभी 2 मिनट का चैप्टर बच गया, आप कल कराओगे। मैंने आज क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हो गए, कल खत्म करा दूंगी 5। थैंक यू मैम। मैम आपने अटेंडेंस ले ली?